हम्म, कल्पना कीजिए कि कोई जंगल में चल रहा है और अचानक सामने एक खूंखार भेड़िया आ जाता है। हाँ, तो सोचने से पहले ही धड़कनें तेज हो जाती हैं ना। बिल्कुल। मांसपेशियां तन जाती हैं और पूरा शरीर बस 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एकदम सही। और शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जो पलक झपकते ही ये आपातकालीन स्थिति लागू कर देता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। या फिर किसी पौधे को ही देख लीजिए। बिना किसी दिमाग या आंखों के वो हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाता है। सही बात है। इन सभी चमत्कारों के पीछे एक बहुत ही विशाल अदृश्य नेटवर्क काम कर रहा है। तो इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। अब हम सजीवों के शरीर में चलने वाले इसी सूचना महामार्ग को डिकोड करेंगे। हमारा मिशन है एक डिजिटल क्लासरूम की तरह हर चित्र को स्लाइड दर स्लाइड समझना। बिल्कुल। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जीव विज्ञान में ये नियंत्रण एवं समन्वय कैसे और क्यों काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली शीर्षक स्लाइड पर ये बहुत ही शानदार चित्र है। बैकग्राउंड में दाईं ओर डीएनए की संरचना है और कुछ चमकती हुई नीली तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स दिख रहे हैं। हाँ, ये जीवन की जटिलता को बहुत अच्छे से दर्शाता है। मध्य में 3D में लिखा है नियंत्रण एवं समन्वय। और नीचे टेक्स्ट है जीवन का सूचना महामार्ग, संपूर्ण अध्याय का विस्तृत विश्लेषण। मतलब जीव विज्ञान में कोई भी क्रिया बिना किसी सूचना के नहीं होती। ये पूरा अध्याय उसी सूचना महामार्ग का एक नक्शा है। क्या बात है। अब दूसरी स्लाइड देखते हैं। सजीवों में गति। बाईं ओर एक पौधा सूरज की रोशनी की ओर मतलब हरे प्रकाश की ओर झुक रहा है। हाँ, और दाईं ओर वो जो रोबोटिक बिल्ली दौड़ती हुई दिख रही है वो भी बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। और नीचे एक चमकती हुई ट्यूब है जिसमें 2 रंग है, नीला और लाल। टेक्स्ट कहता है कि सभी गतियां केवल वृद्धि नहीं होती। सही। हम पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में इसके 2 मुख्य तंत्र हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पौधे और जानवर दोनों ही पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करते हैं, बस उनका तरीका अलग है? बिल्कुल। और इसीलिए दोनों के पास अलग अलग गति वाले तंत्र हैं। पहला तंत्र का तंत्र है जो नीले रंग से दिखाया गया है। ये विद्युत पर आधारित है और बहुत तेज है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा अंतःस्रावी तंत्र है जो लाल रंग में है। ये रासायनिक है और थोड़ा धीमा होता है। तो अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं। तंत्रिका कोशिका, सूचना का रिसेप्टर। यहाँ एक बड़ी चमकती हुई नीली तंत्रिका कोशिका का चित्र है। हाँ, और इसके हिस्सों को बहुत अच्छे से लेबल किया गया है। नीचे एक तीर से सूचना के बहने का क्रम भी है। सबसे पहले द्रुमिका यानी डेंड्राइट, जो पर्यावरण से सूचनाएं उपार्जित करती है। फिर कोशिकाएं जो सूचनाओं को प्रोसेस करके विद्युत आवेग बनाता है। और अंत में तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन जो उस आवेग को अंतिम सिरे तक पहुंचाता है। ये तो बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है ना, जहां सूचना का डंडा एक छोर से दूसरे छोर तक तेजी से दौड़ाया जा रहा है। एकदम सटीक तुलना है, लेकिन सूचना हमेशा एक ही न्यूरॉन में नहीं रहती। अब इस चौथी स्लाइड को देखिए, अंतर्ग्रथन या सिनेप्स। अरे वाह, ये 3D ग्लास बॉक्स का चित्र कितना साफ है। इसमें 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जोड़ दिखाया गया है। हाँ, और वो जो नीले रंग के छोटे रासायनिक कण तैरते हुए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो टेक्स्ट के अनुसार 2 न्यूरॉन्स के बीच के इस रिक्त स्थान को अंतर्ग्रथन कहते हैं। विद्युत आवेग यहाँ रसायनों का विमोचन कराता है। बिल्कुल। और ये रसायन उस खाली जगह को पार करके अगली द्रुमिका में नया विद्युत आवेग शुरू करते हैं। मतलब क्रम हुआ विद्युत संकेत से रासायनिक संकेत और फिर वापस विद्युत संकेत। लेकिन शरीर विद्युत सिग्नल को रसायन में क्यों बदलता है? यहां सोचने वाली बात यही है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सूचना केवल एक ही दिशा में बहे और पूरी तरह से नियंत्रित रहे। ओहो, ये एक ट्रैफिक कंट्रोल की तरह है। अब 5वीं स्लाइड पर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप। ये बहुत ही क्रिटिकल स्लाइड है। इसमें वो जो हाथ गर्म तवे को छू रहा है उसे देखें। हाँ, और वहां से एक नीली लाइन रीढ़ की हड्डी तक जाती है और तुरंत एक लाल लाइन वापस हाथ की पेशी तक आती है, जिससे हाथ पीछे हटता है। इसमें तो मस्तिष्क शामिल ही नहीं है। क्योंकि सोचने में समय लगता है। जलने से बचने के लिए शरीर तुरंत और अनैच्छिक रूप से कार्य करता है। तो इसके 5 चरण हुए। त्वचा से संवेदी तंत्रिका, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक तंत्रिका और अंत में पेशी। ये तो शरीर का अपना इमरजेंसी बाईपास सिस्टम लगता है। बिल्कुल, जहां दिमाग को परेशान किए बिना रीढ़ की हड्डी ही बॉस बन जाती है। क्या बात है। खैर, अब 6ठी स्लाइड पर आते हैं। मानव मस्तिष्क, आवरण और अग्र मस्तिष्क। या ग्लास बॉक्स में मानव खोपड़ी और चमकता हुआ नीला मस्तिष्क है। हाँ, और अग्र मस्तिष्क को द थिंकर के रूप में दर्शाया गया है। टेक्स्ट बताता है कि मस्तिष्क का आवरण कपाल है और उसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सही। और अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से सोचने वाला भाग है।
यह संवेदी आवेगों और ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यहाँ भूख के केंद्र का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बिंदु है। जब हमें भूख का एहसास होता है तो वो पेट से नहीं बल्कि अग्र मस्तिष्क के इसी हिस्से से आ रहा होता है। अच्छा, मुझे तो हमेशा लगता था कि भूख पेट से लगती है। अब 7वीं स्लाइड पर देखते हैं मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क, दी ऑटो पायलट्स। इस साइड व्यू में निचले हिस्सों पर फोकस किया गया है। मध्य मस्तिष्क आंख की पुतली का आकार बदलता है। और दाईं ओर ये स्मार्ट ट्रिक्स का बॉक्स तो बहुत ही शानदार है। इसे याद रखने की ट्रिक देखिए। अनु को संतुलन पसंद है। हाँ, मतलब अनुमस्तिष्क संतुलन और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि के लिए है। और दूसरी ट्रिक है मेंढक को उल्टी आती है, यानी मेड्यूला वमन, लार और रक्तदाब जैसी अनैच्छिक क्रियाएं संभालता है। ये ट्रिक्स परीक्षा के लिए बहुत मददगार हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आदेश तो मिल गया, पर पेशी ऊतक कैसे गति करते हैं? हाँ, 8वीं स्लाइड इसी पर है। पेशी ऊतक कैसे गति करते हैं। पारदर्शी ग्लास बॉक्स में चांदी के रंग के पेशी ऊतक हैं, जिन पर इलेक्ट्रिक स्पार्क आ रहा है। इसके 4 चरण बहुत स्पष्ट हैं। पहले आदेश पहुंचता है, फिर पेशी कोशिकाओं में विशिष्ट प्रोटीनों में रासायनिक परिवर्तन होता है। अच्छा, और फिर वे अपनी आकृति बदलते हैं, जिससे पेशी सिकुड़ती है और अंग गति करता है। बिल्कुल। यहां हम देखते हैं कि कैसे एक अमूर्त आदेश एक भौतिक गति में बदल जाता है। सब कुछ इन प्रोटीनों के आकार बदलने के कारण होता है। यह विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। अब 9वीं स्लाइड पर अध्याय के प्रश्नों का पहला भाग है। हाँ, 5 हल्के नीले रंग के प्रश्न बॉक्स हैं। चलिए संक्षेप में देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा तेज होती है, जबकि टहलना मस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक है। सिनैप्स में रसायन स्राव होता है। सही है। संतुलन अनुमस्तिष्क बनाता है, अगरबत्ती की गंध अग्र मस्तिष्क पहचानता है। और प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की बस घटना को याद रखने की भूमिका होती है। अब पौधों की बात करते हैं। 10वीं स्लाइड, पादपों में समन्वय, वृद्धि मुक्त गति। इस पारदर्शी बॉक्स में छुई मुई का पौधा है। इसके पत्ते फैले हुए हैं। हाँ, और टेक्स्ट कहता है कि पादपों में ना मस्तिष्क है, ना तंत्रिका, ना पेशियां। तो वे गति कैसे करते हैं? यही तो जादू है। छुई मुई का तंत्र वृद्धि मुक्त है। यह एक तुरंत होने वाली अनुक्रिया है। मतलब है जंतुओं की तरह प्रोटीन नहीं बदलते? नहीं, वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके कोशिकाओं का आकार बदलते हैं। पानी भरता है तो फूल जाती हैं, निकलता है तो सिकुड़ जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। बिना मांसपेशियों के केवल पानी के दबाव का उपयोग करके एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह गति करना। एकदम सही एनालॉजी है। अब 11वीं स्लाइड में पौधों की दूसरी तरह की गति है वृद्धि आश्रित गति या अनुवर्तन। इसमें 4 चित्र हैं। एक पौधा प्रकाश की ओर झुक रहा है, जड़ें नीचे जा रही हैं, पराग नलिका बीजांड की ओर जा रही है और जड़ें पानी की तरफ मुड़ रही हैं। हाँ, पर्यावरण के उद्दीपन वृद्धि की दिशा बदल देते हैं, जैसे प्रकाश के लिए प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्व के लिए गुरुत्वानुवर्तन और रसायनों के लिए रसायनानुवर्तन, पानी के लिए जनानुवर्तन। बिल्कुल। ये बहुत धीमी लेकिन एक दिशात्मक गति है जो पौधे के जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सब नियंत्रित कौन करता है? 12वीं स्लाइड में इसका जवाब है पादप हार्मोन और स्मार्ट ट्रिक्स। हाँ, 4 हरे रंग के कैप्सूल हैं और ट्रिक देखिए। AGC वृद्धि करे, ABA पत्तियां गिराएं। ये ट्रिक तो वाकई स्मार्ट है। तो ए से ऑक्सिन, जो प्ररोह के अग्रभाग में होता है और छाया वाले भाग में एकत्र होकर प्रकाशानुवर्तन करता है। जी से जिब्रेलिन, जो तने की वृद्धि करता है, और सी से साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन करता है, खास तौर पर फलों और बीजों में। और ABA यानी एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाता है। ये ट्रिक याद रखने में बहुत मददगार है। बिल्कुल। कौन सा रसायन बढ़ाता है और कौन सा रोकता है, ये स्पष्ट हो जाता है। अब 13वीं स्लाइड पर प्रश्नों का दूसरा भाग है। इसमें 4 हरे रंग के बॉक्स हैं। जल्दी से रिकैप करें तो पादप हार्मोन रासायनिक नियंत्रक है, छुई मुई जल की मात्रा से गति करता है, जबकि प्ररोह अनुवर्तन से। और प्रतान या टेंड्रिल में ऑक्सिन सहारे के विपरीत दिशा में जमा होकर तेजी से वृद्धि कराता है। हाँ, और जलानुवर्तन का प्रयोग भी इसी पर आधारित है। अब 14वीं स्लाइड पर आते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय, लड़ो या भागो। ये चित्र बहुत प्रभावशाली है। एक गिलहरी के पीछे भेड़िया खड़ा है और गिलहरी के रक्तवाहिका में लाल रंग का एड्रेनलिन प्रवाहित हो रहा है। टेक्स्ट बताता है कि विद्युत संकेत हर कोशिका तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हार्मोन रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। सही बात है। अधिवृक्क ग्रंथि से जब एड्रेनलिन निकलता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और सांस फूलने लगती है। और पाचन या त्वचा में रक्त कम हो जाता है, सारा रक्त कंकाल पेशियों में चला जाता है।
लेकिन ऐसा क्यों? जब आप डरते हैं तो शरीर को लगता है कि अभी पाचन से ज्यादा जरूरी है अपनी जान बचाना। इसलिए शरीर की सारी ऊर्जा मांसपेशियों को भागने या लड़ने के लिए दे दी जाती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। 15वीं स्लाइड में पूरा मानव अंतःस्रावी तंत्र दिखाया गया है। एक पुरुष और महिला का पारदर्शी शरीर है। हाँ, और लाल चमकते हुए बिंदुओं के रूप में ग्रंथियां दिखाई गई हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के लिए है। अवटु ग्रंथि या थायराइड थायरॉक्सिन बनाता है, जिसके लिए आयोडीन जरूरी है, नहीं तो गॉइटर हो सकता है। और अग्न्याशय या पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, जो शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से ही मधुमेह होता है। साथ ही जनन ग्रंथियां भी हैं, जैसे वृषण में टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय में एस्ट्रोजन। बिल्कुल, ये छोटे छोटे रसायन हमारे पूरे शरीर के आकार और विकास को नियंत्रित करते हैं। ये विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार ही तो है। लेकिन शरीर को कैसे पता चलता है कि कब कौन सा हार्मोन स्रावित करना है? 16वीं स्लाइड पुनर्भरण क्रियाविधि के बारे में है। हाँ, यहाँ एक लाल रंग का चक्र है जो संतुलन दर्शाता है। हार्मोन कितनी मात्रा में और कब स्रावित होना है, ये यही फीडबैक मैकेनिज्म तय करता है। तो अगर शर्करा बढ़ती है तो अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित करता है, शर्करा घटती है तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। एकदम सही। ये शरीर का अपना ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। 17वीं स्लाइड एक बहुत ही उपयोगी सारणी है, महत्वपूर्ण हार्मोन तथा उनके कार्य। हाँ, ये पिछली स्लाइडों का बेहतरीन सारांश है। इसमें एक नया पॉइंट भी है, मोचक हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है और पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। परीक्षा की तैयारी के लिए ये एकदम परफेक्ट स्क्रीनशॉट सामग्री है। अब 18वीं स्लाइड पर अध्याय के प्रश्नों का तीसरा भाग है। गहरे लाल रंग के बॉक्स में जंतुओं में रासायनिक समन्वय रक्त के माध्यम से होता है। आयोडीन युक्त नमक थायरॉक्सिन के लिए जरूरी है, एड्रेनलिन लड़ने या भागने की तैयारी करवाता है, और मधुमेह में कृत्रिम शर्करा नियंत्रण के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। बिल्कुल। और अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। 19वीं स्लाइड महातुलना सारणी, तंत्रिका बनाम हार्मोनल नियंत्रण। यह नीले और लाल रंग की एक बहुत ही स्पष्ट तुलनात्मक तालिका है। तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेगों और न्यूरॉन्स के जाल पर निर्भर है, और ये अत्यंत तीव्र है, विशिष्ट कोशिकाओं तक जाता है, लेकिन इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। जबकि हार्मोनल नियंत्रण रासायनिक यौगिकों और रक्त प्रवाह के जरिए काम करता है। यह धीमी गति से चलता है। हाँ, लेकिन ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। यह स्लाइड वाकई पूरे अध्याय का निचोड़ है कि हमें दो अलग अलग प्रणालियों की आवश्यकता क्यों है। सही कहा आपने, एक त्वरित कार्रवाई के लिए और एक निरंतर व्यापक विकास के लिए। अब हम अंतिम 20वीं स्लाइड पर आ गए हैं। अध्याय का सारांश, एक चमकता हुआ हरा पौधा और एक नीला मस्तिष्क एक डिजिटल सर्किट लाइन से जुड़े हुए हैं। टेक्स्ट बहुत गहरा है। सजीवों का जीवन यादृच्छिक या रैंडम नहीं है। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर इस शरीर रूपी मशीन का समन्वय करते हैं। विज्ञान में कोई भी गति बिना कारण नहीं होती। हर स्लाइड को क्रमानुसार समझने के बाद अब ये बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, चाहे वो पौधे का झुकना हो या हमारा गर्म बर्तन से हाथ हटाना, सब कुछ एक बेहतरीन बायोलॉजिकल एल्गोरिदम का हिस्सा है। तो हमने देखा कि कैसे सजीव बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचारणीय प्रश्न। वो क्या? जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं, तो क्या हमारा मस्तिष्क उन न्यूरॉन्स के रास्ते को स्थायी रूप से बदल देता है? क्या सीखना भौतिक रूप से हमारे दिमाग के तारों को फिर से जोड़ना है? ये वाकई एक बहुत ही शानदार विचार है सोचने के लिए।